अपना जीवन यापन कर। देखिए महिला है, फर्रुखाबाद जिले में याकुतगंज गांव में बुखार से 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं गांव में 300 से अधिक लोग बुखार की चपेट में हैं। पूरे गांव में गंदगी का अंबार है, कूड़े के ढेर लगे हैं। वहीं कोरोना काल में कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायतें भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे गांव के लोग धीरे धीरे बुखार और संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बता दें कि बड़पुर ब्लॉक के गांव याकुतगंज की आबादी 14,000 से अधिक है। यहां रोज बड़ा बाजार लगता है, लेकिन सफाई व्यवस्था चौपट है। गांव के लोग अफसरों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई न होने के कारण गांव में कूड़े के ढेर जस के तस लगे हैं। जब इस मामले में सीएमओ डॉक्टर वंदना सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि याकुतगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर मलेरिया और कोरोना की जांच करवाई गई है और अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रतिदिन दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। हम कल भी गए थे, आज भी गए थे। मुस्लिम बाहुल एरिया गंदगी बहुत है, उसके लिए डीपीआरओ को लिखित में दे दिया है। आज भी मैं गई थी, सफाई व्यवस्था होनी शुरू हो गई है। एंटी लार्वा दे दिया अपने डिपार्टमेंट से, वो भी डलवाना शुरू हो गया। फॉगिंग सूर्यास्त के बाद से डेली होगी। जब तक ये सीज़न चल रहा है मलेरिया डेंगू का संचारी का, तब तक हमने बिल्कुल लिखित में दे दिया कि ये प्रक्रिया रोज चलती रहेगी। 7 दिन लगातार अभी तुषार रहर जो हम कैंप करवा रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड का सैंपल, मलेरिया का सैंपल और डेंगू की जांच, डेंगू की जो माइकिट है वो सस्पेक्टेड है, वो पुष्टि नहीं करता। अगर किसी में सस्पेक्टेड आता है तो उसके लिए हमें आइसोलेशन वार्ड लोहिया में अवेलेबल है, वहाँ पे हम भर्ती करते हैं। ठीक वहाँ से अधीक्षक साहब से लिखवा के फिर आगे मेडिकल कॉलेज में सैंपलिंग होने जाता है, जो कि तिरुवा में। उसके बाद जब पुष्टि होती है तब वो कंफर्म होता है। अभी तक किसी केस की पुष्टि नहीं है, ये सब भ्रांति लोग फैला रहे हैं। हम कल भी गए। उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जिसका जीता जागता नजारा मुरादाबाद में वायरल हुई यह वीडियो है, जहां एक तरफ महिलाओं को सुरक्षा देने के दावे सरकार कर रही है, लेकिन प्रदेश में दबंगों के हौसले देखकर तो ऐसा लगता है कि दबंग इसी तरह से महिलाओं पर दिन दहाड़े हमला करते रहेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3 सगी बहनों पर तेजाब से अटैक हुआ था। इसके बाद आज मुरादाबाद में आधा दर्जन से ज्यादा दबंग महिला पुरुषों ने 2 सगी बहनों के बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद जब इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पीड़ित ने जब थाने है कि थाना पुलिस ने उनको वहां से भगा दिया, लेकिन दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाते हुए एसएसपी मुरादाबाद से इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि मुरादाबाद पुलिस पीड़ित बहनों को इंसाफ दिला पाती है या नहीं, और ऐसे पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है जब पीड़ित थाने में जाते हैं तो वो वहां उन्हें क्यों भगा दिया जाता है। 13 बी ब्लॉक में रहते हैं, दोनों बहन थी, भैया घर पे गए हुए थे। उस टाइम अकेले थे, मैं गेट पे खड़ी हुई थी तो वो बोलती जसवीर की वो कि इसमें 2 रंडियां रहती हैं। मैंने कहा लैंग्वेज सही से बोलो, तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। तो उन्होंने अब जसवीर को और अपनी दोनों बीवियों को बुला के हमें इतना मारा, लात गुस्से मुझे इतना मारा। मैं उस टाइम अकेली थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने पुलिस को फोन करा, पुलिस दरोगा बोले 1 घंटे में आएंगे, 2 घंटे तक नहीं आए। फिर मैंने अपनी बहन कॉल करके बुलाई तो उसे हम चुपके से निकल के थाने में आ रहे थे तो हमें बहुत ही मारा, बहुत मारा। शहरी मोहल्लों की आंटियों ने बहुत सारे इतना मारा कि बहुत ज्यादा किसी ने नहीं बचाया। जिससे हम दूध लेके आते हैं बस उसने बचाया हमें। इतना मारा बहुत ही ज्यादा। सेक्टर 13 बी ब्लॉक की। आप कहाँ रहते हो? सेक्टर 13 बी ब्लॉक में। तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीटाई की है? जसवीर की 2 वाइफ थी और शिवानी की मम्मी थी, एक बिहारन आंटी थी और एक मनोज थी, एक माहिरा थी, एक माहिर की वाइफ थी। क्या विवाद था जो ऐसे उन्होंने लोगों ने मार दिया? हाँ, उन्होंने गाली दे दी थी आपस में, बस इतनी सी। मैंने कहा गाली मत दो तो उन्होंने कहा इन्होंने सारे मोहल्ले को बताया है और बहुत पैसे वाला नजदीकी थाना से शिकायत जी करी है सर। उन्होंने हमारी नहीं सनीमा झोला 13 बी ब्लॉक में रहते हैं। सामूहिक दुष्कर्म से आहत किशोरी की खुदकुशी करने की घटना के बाद से तनाव के हालात बन गए हैं।
रात में ही आईजी और कमिश्नर ने दौरा करके हालात का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से कोतवाली प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है और बसपा, कांग्रेस और सपा समेत विभिन्न संगठनों के लोग भी पहुंच रहे हैं। घटना अब राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस के बाद यूपी के चित्रकूट में एक गैंगरेप पीड़िता दुनिया से विदा हो गई। गैंगरेप के बाद 15 साल की दलित लड़की ने अपने घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज न होने के चलते लड़की परेशान थी, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। परिवार के आरोपों के बाद इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। नेताओं का गांव जाना शुरू हो गया है, तो आज पीड़िता का अंतिम संस्कार है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पीड़िता के गांव को छावनी में बदल दिया है। एसपी अंकित मित्तल का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों आरोपियों किशन उपाध्याय, आशीष और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी किशन उपाध्याय गांव के प्रधान का बेटा है। पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत की गई है। अब सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। हालांकि परिवार ने आरोप लगाया है कि लड़की ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि रेप के बाद आरोपी लड़की के हाथ पैर बांधकर फरार हो गए थे और पुलिस ही उसे घर लेकर आई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पीड़िता के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई थी। एसपी अंकित मित्तल ने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि नहीं हुई है। सुबह 8 बजे 8:30 बजे के करीब ये सूचना मिली कि बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, खरौद गांव की है, और वहां पर जाकर इनके परिजनों से बातचीत की गई और हम लोगों ने इनसे तहरीर प्राप्त कर ली है। इन्होंने मुकदमा लिखाया है अभी, और हम उसको लिख के तहरीर के आधार पर जो जो धाराएं हैं सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विवेचना मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा, और जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। इस घटना के बाद बड़ी तादाद में लोग पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहे हैं। पार्टियों के नेताओं का गांव जाना भी शुरू हो गया है। नेताओं के अलावा दलित संगठनों के लोग भी गांव पहुंच रहे हैं, जिससे वहां काफी हलचल पैदा हो गई है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। क्राइम डेस्क, आर्या न्यूज। आरजेडी का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और बाहुबली को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने दबंग छवि के रीतलाल यादव को आरजेडी का सिंबल दिया है। कुछ दिन पहले जमानत पर जेल से रिहा हुए रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकेंगे। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी बाहुबली अनंत सिंह और उनकी पत्नी को टिकट दे चुके हैं। हालांकि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पटना के दानापुर के रीतलाल यादव, जिन पर रंगदारी, अवैध जमीन कब्जा जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, तेजस्वी यादव ने उन्हें दानापुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया है। 2019 में रीतलाल यादव रंगदारी को लेकर सुर्खियों में थे। इसके पहले उनके खिलाफ 2017 में भी बिहार में जेल के अंदर से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था। रीतलाल पर अप्रैल 2003 में बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप भी है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की बहन करिश्मा यादव राय को पूरे तामझाम के साथ तेजस्वी यादव ने आरजेडी में शामिल कराया था। तब यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगर जेडीयू की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को चुनाव लड़ाया जाता है
तो उन्हें टक्कर देने के लिए आरजेडी की ओर से करिश्मा राय को आगे किया जा सकता है। लेकिन न तो जेडीयू ने ऐश्वर्या राय को टिकट दिया और न ही आरजेडी ने ऐश्वर्या राय की बहन करिश्मा राय को पार्टी का सिंबल दिया। बताया जाता है कि करिश्मा राय ने नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही दानापुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार का कार्य भी शुरू कर दिया था। पिछले 2 महीने से करिश्मा राय दानापुर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन सिंबल पाने की रेस में करिश्मा राय पीछे छूट गयी और पार्टी ने रीतलाल यादव की दावेदारी कबूल कर ली। वैसे दानापुर विधानसभा क्षेत्र में से टिकट पाने की दौड़ में पूर्व डीजी अशोक गुप्ता भी शामिल थे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अशोक गुप्ता ने आरजेडी से सिंबल लेने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनने पर उन्होंने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। चुनाव के वक्त मुद्दा कोई भी हो, वह गौड़ हो जाता है और बड़ी हो जाती है राजनीति। अब तक वोटों की राजनीति की वजह से जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीतिक भी है, मुद्दा भी है और एक दूसरे से शासनकाल पर किया जाने वाला हमला भी है। बिहार में इस बार धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दल बेरोजगारी और विकास का मुद्दे को लेकर चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस समय लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर्व का उत्साह राजनीतिक दलों के लोगों में तो है, लेकिन जनता में लोकतंत्र के इस त्योहार को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास वो चेहरा है जिसे पिछले 15 साल से बुनाया जा रहा है और इस बार भी वही चेहरा जनता के बीच ले जाया जा रहा है। इधर इस मामले में विपक्ष इसलिए कमजोर दिखाई देने लगा है क्योंकि उसके पास जो चेहरा है उस चेहरे में जनता को वह दिखाई नहीं देता जो पहले दिखता था। शायद इसकी वजह यह है कि जनता मान चुकी है कि वर्तमान में राजनीतिक का मकसद केवल सत्ता हथियाना ही रह गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राम मंदिर, धारा 370, CAA, NRC, सुशांत सिंह राजपूत, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे गौड़ हो चुके हैं। एनडीए जहां पीएम मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और नीतीश कुमार के सुशासन और विकास कार्य के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चुनाव में उतरेगी, तो महागठबंधन बिहार चुनाव में कोरोना महामारी और बेरोजगारी के मुद्दे उछाल रही है। आपको बता दें कि बिहार में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर्स में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी तो जेडीयू ने नीतीश की उपलब्धियों का जिक्र किया है। वहीं आरजेडी के पोस्टर्स में लालू राबड़ी की तस्वीर हटाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बड़ी फोटो लगाई है। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पिता ने गरीबों को सामाजिक विकास किया, अब हम गरीबों का आर्थिक विकास करेंगे। तेजस्वी यादव ने बीपीएल मुक्त बिहार और अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कह चुके हैं कि पिछले 15 वर्षों में बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के लिए हमने जो काम किए हैं वे तो मुद्दा रहेंगे ही। इसके अलावा केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसे छोटे दुकानदार, रेहड़ी वालों, किसान और गरीब के लिए फायदेमंद है, यह भी लोगों को बताने का काम करेंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र प्रसाद सिंह भी कह चुके हैं कि जेडीयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम पर ही पूरा भरोसा है, उसी के दम पर मतदाताओं के बीच जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि युवा, महिलाओं, अल्पसंख्यक, महादलित के हित में राज्य सरकार ने जो कार्य किया है उसे जेडीयू के कार्यकर्ता घर घर जाकर बताने का काम करेंगे। इसके अलावा नीतीश सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी की वजह महिलाएं काफी खुश हैं, जिसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। नई शिक्षा नीति को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं अब सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए सरकार ने स्टार्स प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? देखिए हमारी
इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में नई शिक्षा नीति को सरकार ने मंजूरी दी थी और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इसे एक अच्छी नीति के रूप में देखा भी जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इससे बच्चों की पढ़ाई करने के पैटर्न में बदलाव आएगा जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा और इसी को अब अमली जामा पहनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने स्टार्स प्रोजेक्ट बनाया है। इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा से क्या सीखा ये मूल उद्देश्य है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसको 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जाएगा। स्टार्स कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करेगा। इसमें 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 5,718 करोड़ रुपए है। इसमें विश्व बैंक की $500 मिलियन की मदद होगी। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति के द्वारा देश में कई स्कूलों में सुधारों की उम्मीद की जा रही है। अब देखना ये होगा कि स्टार्स योजना से कब नई शिक्षा नीति को स्कूलों में अमल में लाया जाएगा और इसके क्या परिणाम होंगे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।